हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की इस नई कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे आपकी पूरक पुस्तक अंतराल। अंतराल का पहला पाठ है सूरदास की झोंपड़ी और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद से तो हम सभी परिचित हैं ही। 11वीं कक्षा में हम उनकी लिखी हुई कहानी ईदगाह पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रेमचंद एक यथार्थवादी लेखक हैं। वो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसका चित्रण इतनी खूबसूरती से करते हैं कि उस समय में हमारे समाज में जो भी चीज़ें प्रचलित थी, जो भी रीति रिवाज थे, वो सभी जो हैं पूरी तरह से उभर कर सामने आ जाते हैं। तो ये जो कहानी है सूरदास की झोपड़ी, ये हमने मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए उपन्यास रंगभूमि से ली गई है। ये इस उपन्यास का एक पार्ट है जिसको कहानी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप सभी को पता है कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियाँ बहुत ही फेमस हुई हैं। उनके बहुत सारे उपन्यास हैं, उन्हीं में से रंगभूमि भी एक उपन्यास है। तो यहाँ पर इस उपन्यास से जो कहानी ली गई है सूरदास की झोपड़ी, इसको एक कहानी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कहानी के पात्रों का जो है परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस कहानी के जो पात्र हैं उसमें सबसे पहला पात्र है सूरदास। अब दूसरा पात्र है भैरव, तीसरा है जगधर, चौथा पात्र यहाँ पर है सुभागी और एक और पात्र है यहाँ पर मिठुआ, जो सूरदास का बेटा है। अब हम इन पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम सूरदास पर। सूरदास, जिसको हम इस कहानी का नायक भी मान सकते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जो नायक होते हैं वो जो है सर्वगुण संपन्न लगभग प्रस्तुत किए जाते हैं हर उपन्यास में या कहानी में, लेकिन सूरदास जो इस कहानी का नायक होते हुए भी क्या है, वो एक अंधा भिखारी है। सूरदास जो अंधा है और वो भीख मांगकर जो वो अपना गुजारा करता है। अब उसके बाद जो है दूसरा पात्र है भैरव। भैरव इस कहानी का एक पात्र है। इसको हम खलनायक भी इस कहानी का कह सकते हैं, विलन हम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये खलनायक भी इस कहानी का है भैरव। और उसके बाद जो जगधर है वो भैरव का मित्र है। जगधर यहाँ पर भैरव का मित्र है। और सुभागी जो है वो भैरव की पत्नी है। और मिठवा जो है वो सूरदास का पुत्र है। ये सारे के सारे इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो अब हम आते हैं कहानी पर। थोड़ा सा जो है पात्रों के बारे में बात कर लेते हैं। भैरव जो है वो बहुत ही क्रूर स्वभाव का है, बहुत ही कंजूस और लालची है। वो अपनी पत्नी से जो है वो मारपीट करता है, उस पर अत्याचार करता है। तो वो क्या करती है, उसकी मारपीट से और उसके अत्याचारों से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आकर वो शरण ले लेती है। वहाँ से भाग कर आती है और सूरदास की झोपड़ी में शरण ले लेती है। इसके कारण जो है भैरव क्या करता है, सूरदास से ईर्ष्या भाव रखता है। वो हमेशा सूरदास से बदला लेने की सोचता रहता है कि मैं किस प्रकार से सूरदास से बदला ले सकूं। उसको क्या मानता है कि सुभागी जो उसके यहाँ शरण ले लेती है तो शायद वो उनके गलत संबंध भी जो हो प्रूव करने की कोशिश करता है। तो इस कारण जो है वो सोचता है कि समाज में इसके कारण मेरी बदनामी हुई है, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इससे बदला अवश्य लूँगा। अब जो जगधर है ये भैरव का मित्र है और ये क्या करता है, जगधर हमेशा भैरव को उकसाने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये दोनों जो है इसको हम खलनायक कह सकते हैं, तो इसको हम उप खलनायक भी कह सकते हैं कहानी का पात्र। अब सुभागी भैरव की पत्नी है। भैरव उस पर अत्याचार करता है, मारपीट करता है। तो सुभागी जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है इसमें और
इस कहानी में वो मारपीट से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है और मिठवा जो है वो सूरदास का पुत्र है। अब हम कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि सूरदास की झोपड़ी में आग लग जाती है। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय आग बुझाने को इकट्ठे होते हैं। सभी मिलकर आग बुझा देते हैं, लेकिन तब तक सारी झोपड़ी जलकर राख हो चुकी होती है और सूरदास जो है वो बिल्कुल असहाय निराश खड़ा देखता रह जाता है। उसकी झोपड़ी में कुछ भी नहीं बचता है। अब सूरदास को भी ये पता है कि उसकी झोपड़ी में आग खुद नहीं लगी है, क्योंकि कहानी में एक जो है वो संवाद आता है जिसमें कोई सूरदास से पूछता है कि सूर्य तूने चूल्हा तो ठंडा किया था ना। तो सूरदास उसको जवाब देता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता। अर्थात सूरदास भी ये मानता है कि उसकी झोपड़ी में किसी ने आग लगाई है। तो इसलिए जो है सूरदास को पता है कि किसी ने आग लगाई है, लेकिन वो किसी का भी नाम लेकर जो अपना शक व्यक्त नहीं करना चाहता। अंदर ही अंदर उसे कहीं ना कहीं पता है। अब सूरदास की झोपड़ी जब जल चुकी है पूरी तरह से, तो सूरदास बिल्कुल निराश हताश होकर बैठ जाता है। लेकिन उसकी निराशा का कारण सिर्फ झोपड़ी जलना ही नहीं है। उसकी निराशा का एक कारण ये है कि सूरदास ने जो है वो भीख मांग कर बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे और 500 रुपये से जो है कुछ ना कुछ ऊपर होंगे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि उस समय में भारत जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था और यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों के चलाए हुए सिक्के चांदी के रुपए आज भी आप उनको देख सकते हो। बहुत सारे घरों में वो मिल जाएंगे। भले ही वो आज मुद्रा के रूप में प्रचलित नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में हमारी अपनी मुद्रा है, तो वहाँ पर मुद्रा के रूप में प्रचलित नहीं है। लेकिन उनमें क्या होता था कि चांदी होती थी। तो सूरदास को अब भी जो है कहीं ना कहीं लगता है कि आग के साथ रुपए जले होंगे तो उनकी चांदी तो मिल ही जाएगी। अब सूरदास रुपए क्यों एकत्र कर रहा था, तो उसका कारण ये है कि सूरदास क्या करना चाहता था। एक तो गया जाकर पितरों का पिंडदान करना चाहता था, पितरों का पिंडदान, और दूसरी उसकी जो है कारण क्या था, अपने पुत्र की शादी करना चाहता था। और तीसरा जो कारण था वो ये था कि वो गांव वालों के लिए कुआं खुदवाना चाहता था। पहला गया जाकर पितरों का पिंडदान करना चाहता था, दूसरा अपने पुत्र मिठवा की शादी करना चाहता था, और तीसरा गांव वालों के लिए कुआं खुदवाना चाहता था। इसलिए वो भीख मांगकर एक एक पैसा जो है वो एकत्र करके जोड़ के रख रहा था, और इन सारे पैसों को वो एक साथ ही इस तरह से खर्च करना चाहता था कि गांव वाले उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं। तो इसलिए जो है पैसे इकट्ठे कर रहा था वो। लेकिन अब जो है उसकी झोपड़ी जल गई है, लेकिन फिर भी उसको आशा है कि रुपए जल गए होंगे लेकिन चांदी नहीं जली होगी। तो चांदी जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित होगी। तो चांदी पिघल कर इकट्ठा हो गई होगी और उसकी राख में से उसको कहीं ना कहीं टटोल लेगा। तो कहीं ना कहीं उसको अभी भी आशा है कि उसके रुपए जो है वो वहीं होंगे। अब जो है वहाँ पर आग किसने लगाई है, आग लगाई है भैरव ने, क्योंकि वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, क्योंकि वो सुभागी को शरण दे देता था। इसलिए भैरव जो है उससे बदला लेने की फिराक में रहता था। तो भैरव ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी थी, लेकिन आग लगाने से पहले भैरव के हाथ सूरदास के रुपए भी लग चुके थे। इसलिए पहले उसने वहाँ से रुपयों को उठाया और उसके बाद झोपड़ी में आग लगा दी। अब जो है जगधर जो भैरव का मित्र है और जो भैरव को अच्छी तरह से जानता है कि वो क्या कर सकता है, तो वो ये सोचता है कि ज़रूर भैरव ने ही सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई होगी। तो वो भैरव से मिलने चला जाता है। जब वो भैरव से मिलने जाता है तो भैरव उसे 1 रुपयों की थैली दिखाता है जिसमें पूरे 500 रुपये से कुछ ना कुछ ऊपर ही हैं। तो वहाँ पर जो है
जगधर उसके पास रुपए देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और जगधर जो है अंदर ही अंदर ईर्ष्या से सुलग उठता है कि भैरव को बैठे बिठाए ही जो है वो 500 रुपये मिल गए हैं। वो सूरदास के रुपए उसको वापस लौटाने की सलाह देता है, लेकिन भैरव पूरी तरह से इनकार कर देता है और जो जगधर है वो उसको रुपए किसी भल मनसाहत में लौटाने के लिए नहीं कहता कि उसको अंदर से ईर्ष्या होती है। उसको अंदर से ये ईर्ष्या होती है कि भैरव को बैठे बैठाए पैसे मिल गए, यदि वो उनमें से कुछ रुपए उसे दे देता तो शायद उसे संतुष्टि भी हो जाती, लेकिन भैरव जो है वो उसे रुपए देने को तैयार नहीं था। इसलिए जगधर जो है वो मन ही मन ईर्ष्या कर रहा था और उसको कह रहा था कि गरीब का पैसा हजम नहीं होगा तो आप उसके रुपए लौटा दो। तो अब सूरदास जो है वो जब फूस की राख थोड़ी ठंडी हो जाती है तो वो उसमें अपना सामान टटोलने लग जाता है। सूरदास को अपना एक एक सामान मिल जाता है, एक एक बर्तन मिल जाता है, तवा मिल जाता है, लोटा परात सब उसको मिल जाती है, लेकिन यदि उसे नहीं मिलते तो केवल उसके रुपए नहीं मिलते। तो जब रुपए नहीं मिलते तो वो निराश होकर बैठ जाता है कहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर अब सूरदास की मनोस्थिति क्या है, वो सोचने लगता है कि बेकार में जो है इतने रुपए एकत्रित करके रखे मैंने, यदि मैं जैसे जैसे रुपए आते चले जाते साथ साथ एक एक काम निपटाता चला जाता तो आज मुझे ये आर्थिक हानि ना उठानी पड़ती। तो यहाँ पर एक पंक्ति भी आती है कि ये सूरदास की जो झोपड़ी की राख है वो उसकी फूस की राख नहीं, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, क्योंकि वहाँ पर रखे हुए रुपयों से उसकी अभिलाषाएं जुड़ी हुई थी जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। अब उसके बाद जो है जब वो वहाँ पर राख में रुपए टटोल रहा है तभी जगधर वहाँ पर आ जाता है और सूरदास को इस तरह से रुपए टटोलते देखकर जो है वो उसको पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारा क्या कुछ खो गया है, क्या तुम्हारे पास रुपए थे या नहीं थे। लेकिन सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो भैरव और जगधर में डिफरेंस करने की करते हैं। आपको पता है आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी पिछली कक्षाओं में भी हमने देखा कि जब भी जो है क्वेश्चन आता है कि सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई, तो यहाँ पर भैरव और जगधर दोनों में बच्चे जो हैं वो असमंजस में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर सूरदास की झोपड़ी में आग जो है भैरव ने लगाई है, सुभागी भैरव की पत्नी है और जगधर जो है वो भैरव का मित्र है और मिठवा जो है वो सूरदास का बेटा है। तो आज की कक्षा बस यही इतनी ही, बाकी की कहानी आपको अगली कक्षा में बताई जाएगी। धन्यवाद।